कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक असाइनमेंट डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोस्तों, ये टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि इस चैप्टर से आने वाले जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आज हम इसमें इंक्लूड करें और डिस्कस करें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमने इस वीडियो को 3 छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन तीनों ही पार्ट्स का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज पेयर्स which were similar except in one character with contrasting traits। बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया गया है, बाकी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर सिंपली एक बात पूछी गई है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स did Mendel studied, right? तो Mendel has studied 7 characters which are, अगर हम उनको लिस्ट करें एक एक करके, so which are seed color। तो seed color में we have 2 types of seed color। One is yellow color which is considered to be the dominant and it is represented by the capital Y, and the other color of seed is green which is recessive and which is represented by small y। तो अगर हम देखें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है, it is always represented by a pair of 2 contrasting traits like this। Like if we talk about seed color, it is represented by this, either this, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिए, तो अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, दिस इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज द एलील। एक जीन के अंदर या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर 2 एलील्स होती हैं। ठीक है, या तो वो दोनों एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट हो सकती हैं, दैट मींस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंट ट्रेट। इन केस द डोमिनेंट ट्रेट इज द येलो कलर, या उनमें से कभी जीन पेयर ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर एक एलील डोमिनेंट हो और दूसरा एलील रिसेसिव हो, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। या एक जीन पेयर ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों ही एलील क्या हो, रिसेसिव। अब हम डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब समझते हैं। तो जिसके अंदर दोनों एलील सेम होती हैं उसको होमोजाइगस कहा जाता है। अब ये चीज समझते हैं, व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। यू कैन से दिस इज द मेन हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो टू अंडरस्टैंड द डोमिनेंस एंड द रिसेसिवनेस, राइट। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो कि अगर अपने दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट हो और अपना कैरेक्टर शो करे। लेट्स से मैं इसमें स्क्रीन पे थोड़ी जगह बनाता हूं। लेट्स से इन दैट केस, इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पर एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है। बट अगर हम इस ओवरऑल प्लांट का या इस ओवरऑल सीड का फिनोटाइप देखेंगे तो ये आएगा येलो कलर। व्हाई? जबकि इसके अंदर येलो और ग्रीन दोनों के एलील प्रेजेंट थे, बट फिनोटाइप कौन सा आया, येलो, बिकॉज द येलो कलर और द कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन और द स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर वो है जो दूसरे कैरेक्टर के होने के बाद भी अपना फिनोटाइप शो करे, और रिसेसिव कैरेक्टर वो है
जो अगर उसके साथ में कोई डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है या डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। सो आई थिंक डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब इन दैट केस अगर कोई जीन अरेंजमेंट कैपिटल वाई हो तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि इसका फिनोटाइप कैसा मिलेगा आपको, येलो विच इज डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर कोई जीन अरेंजमेंट स्मॉल वाई हो तो इस केस में आपको यहां पर रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलेगा विच इज द सीड कलर विल बी ग्रीन। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा अरेंजमेंट है हेट्रोजाइगस वाला वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई थिंक डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ we are moving on to the second character that Mendel have studied is the seed shape। अब सीड शेप में भी दो हो सकती हैं, या तो सीड एकदम राउंड हो और कुछ पी में आपने देखा होगा कुछ सीड जो होते हैं दे आर रिंकल्ड ऑल्सो। तो राउंड सीड जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज द डोमिनेंट और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर, और रिंकल्ड सीड जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज द रिसेसिव एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया वाज द स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में भी दो, डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव डॉर्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके अलावा वी हैव फ्लावर कलर, फ्लावर कलर इसमें भी दो हो सकते हैं, या तो वॉयलेट या फिर व्हाइट। वॉयलेट इज डोमिनेंट एंड वायलेट इज व्हाइट इज रिसेसिव। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया was the flower position on plant। फ्लावर की पोजीशन दो हो सकती हैं, या तो वो प्लांट के सेंट्रल एक्सिस पर हो उसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट एंड, या फिर वो टर्मिनल पोजीशन पर भी हो सकता है, इसको हम इट इज कंसिडर्ड एज द रिसेसिव। क्लियर है। उसके अलावा वी हैव पॉड कलर। पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा जी से, राइट। तो कैपिटल जी विल रिप्रेजेंट योर ग्रीन पॉड कलर एंड स्मॉल जी विल रिप्रेजेंट योर येलो पॉड कलर। उसके अलावा हमारे पास है पॉड शेप। पॉड शेप inflated which is dominant and constricted which is recessive, right। तो ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे, और हर एक कैरेक्टर में अगर आप देखो तो इसके अंदर 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, और क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज ए पेयर and which were similar except in one character with the contrasting traits। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें 7 कैरेक्टर्स में हर एक में 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो टोटल कंट्रास्टिंग ट्रेट आपके पास हो गए 14। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा घुमाया गया था। आगे चलते हैं। नाउ इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इनहेरिटेंस
ऑफ वन जीन, यानी कि एक पर्टिकुलर क्रॉस में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेट से हम बात कर रहे हैं सीड कलर, तो हम इस बारे में सिर्फ सीड कलर के बारे में ही बात करेंगे। सीड कलर येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, इसके साथ हम कोई और कैरेक्टर मिक्स नहीं करेंगे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, राइट। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए marries a woman with blood group B, what are all the possible blood groups of their offsprings। देखिए ये क्वेश्चन, इसके अंदर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में रहता है, अगर आप देखें इसमें गिवन क्या क्या है, इसके अंदर है ब्लड ग्रुप ऑफ मैन, वो दिया हुआ है ए, ठीक है, एंड ब्लड ग्रुप ऑफ वुमेन दिया हुआ है बी। अब ब्लड ग्रुप ए जो है, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जीनोटाइप की। अगर हम इसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करें तो ब्लड ग्रुप ए में बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस which is homozygous, and blood group A can also be represented by this which is heterozygous। ठीक है, अब इसमें आप देखिए होमोजाइगस के अंदर दोनों ही डोमिनेंट एलील साथ साथ है। ठीक है, तो यहां पर भी ब्लड ग्रुप ए ही बन रहा है। हेट्रोजाइगस में देखिए यहां पर एक डोमिनेंट एलील है और उसके साथ में एक स्मॉल आई, यानी कि एक आपके पास रिसेसिव एलील है, लेकिन यहां पर भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए ही बन रहा है। अब इस पर्सन की मैरिज हुई विद अ ब्लड ग्रुप, विद अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और तो अक्सर स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसमें ये वाला कंसिडर करें या ये वाला कंसिडर करें। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, देखिए अब आप यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो हम पैरेलली इन दोनों के केस में इनका क्रॉस बना के देखते हैं और इन दोनों केस में देखते हैं कि इनके ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस केस में देखें तो यहां पर इसका गैमीट बनेगा, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, उसके अंदर एक ही एलील होती है। ठीक है, तो यहां पर इसका गैमीट बनेगा मैन का आई ए एंड वुमेन आई बी। अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराएं तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, मैन विल कंट्रीब्यूट आई ए, वुमेन विल कंट्रीब्यूट आई बी, तो कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास आई ए आई बी, एंड ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी ए बी ओनली। ए बी के अलावा कोई और ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी इस केस में नहीं है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इस केस में बात करें तो यहां पर आपके पास मैन गैमीट्स बनेंगे आई ए एंड स्मॉल आई, वुमेन के केस में गैमीट्स बनेंगे आई ए एंड स्मॉल आई। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं गैमीट्स की जो बन सकते हैं इस केस में। ठीक है, इनको क्रॉस करा के देखते हैं तो यहां पर आपके पास एक ऑफस्प्रिंग आ जाएगा आई ए आई बी, यहां पर आई बी स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई और स्मॉल आई स्मॉल आई। तो इस केस में देखिए आपके पास एक ब्लड ग्रुप ए बी आ गया, ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा, ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा एंड ब्लड ग्रुप ओ भी आ जाएगा। तो इसके अंदर जो चार ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं वो चारों आ सकते हैं। तो अब इस केस में हम क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस देखेंगे। पहले इस वाले केस को हम साइड करते हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता था, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा केस था वो ये वाला नहीं है, दिस इज क्रॉस्ड एंड दिस इज रिमूव्ड, राइट। तो इसका मतलब
जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स के जो जीनोटाइप थे वो IA स्मॉल आई और IB स्मॉल आई थे, और उसके कारण ऑफस्प्रिंग में चारों टाइप के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर हमने देखा है कि स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन हमेशा ये रहता है कि अगर मैन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो उसमें मैन का जीनोटाइप क्या ले, होमोजाइगस लें, IA लें, हेट्रोजाइगस ले, IA स्मॉल आई ले। तो उस कंफ्यूजन को इस तरीके से दूर किया जा सकता है। और जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज क्लिक होगी कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां से आगे मूव करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है दैट इज ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर। A brown-eyed man whose mother was blue-eyed married a blue-eyed woman. The children will be. पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने पहली स्टेटमेंट में बताया कि ब्लू आई जो है इज रिसेसिव, यानी कि ब्राउन कलर ऑफ आई इज डोमिनेंट। ठीक है, तो इस केस में अ ब्राउन आइड मैन हुज मदर वॉज ब्लू आइड। अब यहां पर देखो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है स्टेटमेंट में, पर्सन है उसकी आई कलर ब्राउन है। अब ब्राउन आई कलर जो है वो ये भी हो सकता है होमोजाइगस, या ये भी हो सकता है हेट्रोजाइगस। ठीक है, बट अब इन दोनों में से कौन सा हो वो किससे पता लगेगा, वो इस स्टेटमेंट से पता लगेगा कि उस पर्सन की मदर जो है शी वॉज ब्लू आइड, तो दैट मीन्स द पर्सन मस्ट बी हेट्रोजाइगस। ठीक है, अगर उस पर्सन की मदर ब्लू आई कलर की थी, ठीक है, तो इसका मतलब उनकी मदर कौन से जीनोटाइप क्या था, तो उनके फादर का जीनोटाइप जो मर्जी हो, चाहे ये भी हो लेट से, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा स्मॉल बी, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा कैपिटल बी, तो ऑफस्प्रिंग्स क्या बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये चीज क्लियर है, तो द मैन मस्ट बी हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो हमें अब इस पर्सन की मैरिज हुई विद अ वुमेन ऑफ ब्लू आई कलर। ब्लू आई कलर में कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव, तो मदर के जो जीनोटाइप होंगे या वुमेन के जो जीनोटाइप होंगे दैट विल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। इनके गैमीट्स पॉसिबिलिटी है कैपिटल बी स्मॉल बी, इनके गैमीट पॉसिबिलिटी है ओनली स्मॉल बी, तो इनका क्रॉस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां इनके ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑफस्प्रिंग्स में वी हैव बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड, और उनका रेशो क्या है 50-50%, यानी कि 1:1। तो अगर हम इसमें देखें तो वी हैव दिस ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बाय चांस अगर आपको कोई चीज ऐसा है कि नहीं समझ में आई तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आपका जो फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ताकि हम अपने फ्यूचर वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि हम देख सकते हैं
the recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and D is 20%, C and D 24, A and D 29%. So what will be the sequence of these genes on a linear chromosome? So दोस्तों ये क्वेश्चन जो है it is based on the phenomena which is known as linkage. Linkage is present, let's say on a chromosome we have this pair of chromosome. This is known as homologous pair. These are homologous chromosomes. These two are non-sister chromatids. Right. Let's say, for an example, we are considering two genes. A gene, let's say this, is responsible for the stem height. Okay. And a gene, let's say it is responsible for the flower color. So these two genes, they are governing two entirely different characters, but they are present on the same chromosome. Let's say this type of arrangement. Like this. Now, as you can see that these two genes are present very close to each other. ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि ये दोनों जीन्स जो हैं वो इनके एलील्स जो हैं क्रोमोसोम पे बहुत क्लोजली प्रेजेंट है. तो जब ये क्रोमोसोम गैमीट फॉर्मेशन में जाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर एक फिनोमिना होता है विच इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? देयर इज exchange of segments. Let's say these are segment. Exchange of segments between two non-sister chromatids. दो non-sister chromatids के बीच में segments का exchange होता है. Let's say ये पूरा segment जो है ये यहां से कट होके इस पर मूव हो गया और ये पूरा segment यहां पर मूव हो गया. तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट एक बन जाएगा. इस तरीके से. अब ये वाला क्रोमोसोम जो है ये एक पर्टिकुलर गैमीट में चला गया और ये क्रोमोसोम जो है ये एक दूसरे गैमीट में चला गया. लेकिन अगर आप देखो तो इनमें कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिली. अगर हम देखें तो पेरेंट के अंदर भी यही कॉम्बिनेशन थे. एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर ये था और दूसरे क्रोमोसोम पर ये था. तो जब आप यहां से ये गैमीट में गए तो यहां पर कोई एक्सचेंज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. जब ये गैमीट जाके आगे ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी आपको यही अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे. ऑफस्प्रिंग के अंदर भी आपको यही अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे. तो दिस इज, यू कैन से, द टू जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड. ये दोनों जीन्स जो थे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, लिंक थे, जिस वजह से वो अलग अलग नहीं हो पाए. और जो आपके ऑफस्प्रिंग में जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे दे विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉम्बिनेशन दैट वाज फाउंड इन पेरेंट्स. सो दिस इज नोन एज लिंकेज. अब एक इसका एक ऑपोजिट एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से अब हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं. सेम ए बी, ए स्मॉल बी. अब यहां पर आप देख सकते हो ये दोनों जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस. ये दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक दूरी पर प्रेजेंट है. ठीक है. तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये इस टाइप का अरेंजमेंट बनाएंगे. ये देखिए. तो अब बाई चांस ये एक गैमीट में जाता है तो उस गैमीट के अंदर कॉम्बिनेशन बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी. ये एक दूसरे गैमीट में जाता है तो वहां पर कॉम्बिनेशन बन गया स्मॉल ए कैपिटल बी. तो यहां पर देखो जब ये गैमीट आगे जाके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी. ये चीज क्लियर है?
नाउ अब यहाँ पे डिफरेंस क्या था? डिफरेंस सिर्फ इतना था कि ये दो जीन्स जो थे वो यहाँ पर एक डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे। ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों जीन्स जो हैं वो अलग अलग मूव किए, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। सो दिस फिनोमिना शोज रिकॉम्बिनेशन, राइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ जीन्स हो सकते हैं जो कि क्लोज हो, कुछ जीन्स हो सकते हैं जो कि डिस्टेंस पर हो। तो लिंकेज होने के चांसेस आपको हमेशा ज्यादा उन्हीं जीन्स में मिलते हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दीज जीन्स ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम, तो इनको, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास कितने जीन्स हैं? ए, बी, ए है, बी, सी, वी हैव डी। तो बेसिकली हमारे पास चार जीन्स हैं जिनके अंदर आपस में रिलेटिव डिस्टेंसेस या रिलेटिव परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ठीक है, यानी कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा, दो जीन्स जो हैं वो उतनी दूरी पर आपको मिलेंगे। सो लेट से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कौन से जीन्स के बीच में है? ए और डी। तो सबसे पहले ए और डी बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यही दोनों जीन्स जो है वो एंड्स पर प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज 29 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन 27% की थी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर सी और डी जीन्स हैं जिसके अंदर 24% का डिफरेंस है। तो लेट से अब हमारे को सबसे पहले हमने दो एक्सट्रीम जीन्स ड्रॉ कर लिए। तो अब हमारे को ये पता है कि इसके यहाँ की साइड कुछ नहीं है और इसके राइट साइड पर कुछ नहीं है। एक हमारे पास ये डाउट क्लियर हो गया। तो अब जितने भी जीन्स हैं वो सब इनके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज अराउंड 24%। तो सी मस्ट बी प्रेजेंट हेयर और इसके बीच में जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 24 सेंटीमॉर्गन। क्लियर हो गया ये? दूसरी चीज, अब हमारे पास है बी एंड डी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज अराउंड 9%। तो बी मस्ट बी प्रेजेंट हेयर और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 9 सेंटीमॉर्गन। ठीक है जी, और बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज 15 सेंटीमॉर्गन। तो ये आपके पास हो जाएगा 15। ठीक है, और ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज 5 सेंटीमॉर्गन। तो आपके पास जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है ए, सी, बी और टी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन ये सही बन गया। तो अब यहां से आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? When two unrelated individuals or lines are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to their parents. The phenomena is called. ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन में देखें तो इफ offspring are superior to their parents, ठीक है, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है हेट्रोसिस। ठीक है, फिनोमिना दैट प्रोड्यूसेस सुपीरियर ऑफस्प्रिंग्स and is a result of cross
मेटिंग या फिर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना बेटर चांस है कि जो ऑफस्प्रिंग आएंगे दे विल बी सुपीरियर टू बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, एंड द फिनोमिना इज नोन एज हेट्रोसिस। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था।